नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल हेल्थ से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन से संबंधित पॉलिसी आप 4 हफ्तों के अंदर अंदर लेकर आइए। तो इससे संबंधित जो भी इश्यूज हैं हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल मायोपिया से संबंधित है, दिखने में दिक्कत होती है। सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स इस इशू से रिलेट कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। तीसरे नंबर पे एक रीजनलिज्म टॉपिक है सोसाइटी का, वो टॉपिक हम निपटा देंगे। आज का आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है तो पूरा टॉपिक रीजनलिज्म का हम खत्म कर देंगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिलेबस आपका कवर होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ऑप्टिमम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज़ादी को मिले 75 वर्ष पूरे हो गए, अभी तक ना सरकार ने कभी एक प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी नहीं बनाई। आज भी देश में वुमेन बहुत सारे मेंस्ट्रुअल इश्यूज को फेस करती हैं, लेकिन सरकार की इस तरफ कोई पॉलिसी नहीं, सरकार ने इस इशू पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब जाके इतने वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि भैया आप मनाइए, 4 हफ्ते के अंदर अंदर आप एक जबरदस्त मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी लेकर आइए। इस पॉलिसी में सारे जितने भी इश्यूज हैं जो वुमेन फेस करती हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन से संबंधित, उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए उपाय होने चाहिए। और बात सिर्फ पॉलिसी बनाने की नहीं है, उसे इंप्लीमेंट करने की भी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह आदेश दिया, आप ना एक नेशनल मॉडल बनाइए। नेशनल मॉडल मतलब जितने भी स्कूल्स हैं ना हमारे देश में, चाहे वो रेजिडेंशियल स्कूल्स हों या फिर गवर्नमेंट एडेड या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हो, वहां पर कितनी फीमेल स्टूडेंट्स के पीछे कितने टॉयलेट होने चाहिए, एक स्टैंडर्ड आप ड्रा करो। देखो, महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बावजूद इसके मेंस्ट्रुएशन के साथ हमारे देश में बहुत सारे इश्यूज जुड़े हुए हैं और सरकार को इन इश्यूज को एड्रेस करना जरूरी है, जो सरकार अब मेंस्ट्रुएशन से संबंधित पॉलिसी लेकर आ रही है, 4 हफ्तों के अंदर अंदर लेकर आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सबसे पहला इशू है, आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स को एक्सेस नहीं कर पाती। बहुत केसेस में देखो, रूरल एरियाज में पैसे होते हैं लेकिन शॉप बहुत दूर है, दुकान बहुत दूर है, और बहुत केसेस में ऐसा होता है पैसे ही नहीं है सैनिटरी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। पैडमैन मूवी आई थी अक्षय कुमार की, आपने देखी होगी शायद। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल टैबू एंड स्टिग्मा। बहुत सारे मिथ जोड़ दिए हैं मेंस्ट्रुएशन के साथ, जैसे पीरियड्स के दौरान लड़कियों को टेंपल में नहीं एंट्री दी जाती, किचन में नहीं एंटर करने दिया जाता, अलग से बेड दिया जाता है सोने के लिए। ये क्या है? ये देखो इग्नोरेंस है और कुछ नहीं है, लेकिन इसकी वजह से लड़कियों को बहुत बार मेंटल डिस्ट्रेस हो जाता है कि हमने क्या गुनाह किया, क्यों भेदभाव होता है इस प्रकार से। नेक्स्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड हेल्थ एजुकेशन। देखो, मिथ जैसे कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो डर्टी ब्लड है, इम्प्योर है, ये मिथ आज भी प्रिवेलेंट है। बहुत बार गांव में महिलाएं पीरियड्स के दौरान खराब कपड़ा इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में। नेक्स्ट, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज। गर्ल्स देखो बहुत बार पीरियड्स के दौरान स्कूल को मिस कर देती हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में ना प्रॉपर टॉयलेट हैं तो बहुत ज़्यादा डर्टी हैं, वहाँ पे वाटर नहीं है, तो इससे अच्छा फिर लड़कियाँ सोचती हैं कि पीरियड्स के दौरान स्कूल की छुट्टी कर ली जाए। स्कूल ड्रॉप आउट रेट, स्कूल्स में टॉयलेट का ना होना, पानी का ना होना, इसकी वजह से पबर्टी आने पे बहुत सारी लड़कियां तो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, स्कूल जाना ही छोड़ देती हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज। वही चीज, कई बार ना खराब कपड़ा इस्तेमाल करने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना मतलब रिप्रोडक्शन में दिक्कत आने का खतरा। नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्सेस एंड सेफ डिस्पोजल। रूरल एरियाज में देखो, एक तरफ जहां पैड को एक्सेस करने में दिक्कत आती है, दूसरी तरफ जो सैनिटरी वेस्ट है उसको भी बहुत बार अच्छे से डिस्पोज नहीं किया जाता, या तो दोबारा से यूज कर लिया जाता है, बहुत बार जला दिया जाता है। नेक्स्ट, पॉलिसी गैप्स। देखो, ये बात सच है, सरकार ने कुछ स्कीम्स चलाई हैं, बट अभी भी ना इंप्लीमेंटेशन में काफी सारे गैप्स हैं। जितनी प्रायोरिटी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मिलनी चाहिए थी उतनी प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। सबसे लास्ट में सोशियो कल्चर रिस्ट्रिक्शंस। बहुत सारी कम्युनिटीज फूड और मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाती हैं पीरियड्स के दौरान महिलाओं पर, जिससे उनकी डेली लाइफ, हेल्थ और इकोनॉमिक
अपॉर्चुनिटीज के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है। और सबसे लास्ट में टैबू अराउंड डिस्कशन, मतलब बात करने में भी स्टिग्मा सा जोड़ दिया गया है कि इसके बारे में बात नहीं करनी, जबकि एक नॉर्मल बायोलॉजिकल चीज है। बात नहीं करेंगे इसके बारे में तो फिर अवेयरनेस कैसे आएगी? अवेयरनेस नहीं आएगी तो फिर हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा, सीधी सी बात है। तो ये इश्यूज हमने डिस्कस किए। अब देखो आर्टिकल में कुछ बातें ये बोली जाती हैं, हमारे देश में ना अभी एक्सेस करने में तो दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट हर जगह अब तो सैनिटरी प्रोडक्ट्स मिलने लगे हैं, बट अफोर्डेबिलिटी की दिक्कत अभी भी है। सैनिटरी प्रोडक्ट्स बहुत बार जो गरीब महिलाएं हैं नहीं परचेज कर पाती, महंगे हैं उनके लिए। कुछ डेटा शेयर किया जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार हमारे देश में आज के समय 73% रूरल वुमन और 90% अर्बन वुमन हाइजीन मेथड का इस्तेमाल करती हैं मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के डेटा से ये काफ़ी अच्छा डेटा है। देखो एक चीज़ ये बोली जाती है, हाइजीन का ना सीधा सीधा नाता है एजुकेशन से। हाइजीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एजुकेशन। डेटा ये है कि वो लड़कियां जिन्होंने 12 या फिर 12 से अधिक सालों के लिए एजुकेशन हासिल की ना, 2 गुना चांस ज़्यादा है कि वो हाइजीन मेथड्स का इस्तेमाल करती हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान। इग्नोरेंस को ख़त्म करने का सबसे मजबूत टूल है एजुकेशन। बट देखो सरकार ने ना बहुत सालों तक इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। सोच के देखिए, स्कूल में तो कम से कम लड़कियों के लिए बेहतर टॉयलेट्स, पानी की व्यवस्था, अवेयरनेस, ये सब होनी चाहिए, बट जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। अब सेंटर ने बोला है कि हाँ हमारा ड्राफ्ट तैयार है, हम 4 हफ्तों के अंदर अंदर पॉलिसी इस पर लेके आएंगे। तो राइटर कहते हैं चलो ठीक है, पॉलिसी आप लेकर आओ इतने समय के बाद, बट अब इंप्लीमेंटेशन पे फोकस होना चाहिए। अब सिर्फ पॉलिसी आने से काम नहीं चलेगा, जो भी आप पॉलिसी लेके आओ उसको अच्छे से इंप्लीमेंट भी करो। और जो पॉलिसी होनी चाहिए वो सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ना हो, वो एंटायर साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन के लिए होनी चाहिए। जैसे अक्सर एक इशू हम डिस्कस करते हैं, क्या मेंस्ट्रुएशन के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान लीव मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू है ये, पहले सुर्खियों में आया था। तो कुछ लोगों का कहना था कि हाँ मिलनी चाहिए। अगर लीव मिलती है तो एक प्रकार से हम इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं कितना दर्द सहन करती हैं, क्रैम्प्स होते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, तो इस वजह से काम करना डिफिकल्ट है। तो लीव से वो रेस्ट कर सकती हैं। मेंस्ट्रुअल लीव से वर्क प्लेसेस पे इक्वलिटी आएगी, महिलाएं अपनी जो पीरियड्स हैं वो रिस्पेक्टफुली हैंडल कर सकती हैं। पीरियड्स के दौरान लीव मिलेगी तो बाकी दिनों उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ जो स्टिग्मा अटैच है वो दूर करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं लीव देने से। लेकिन लीव देने के अगेंस्ट भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल फॉर डिस्क्रिमिनेशन, फिर तो एम्प्लॉयर महिलाओं को हायर नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा कि छुट्टी देनी पड़ेगी महिलाओं को हर महीने पीरियड्स के लिए। नेक्स्ट, हार्म्स जेंडर इक्वलिटी, स्टीरियोटाइपिंग और ज़्यादा हो जाएगी कि महिलाएं वीक हैं, पीरियड्स के दौरान उन्हें छुट्टी चाहिए। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, पता कैसे लगेगा कब किस महिला में पीरियड्स आए हैं, वेरीफाई करना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, रिड्यूस वर्क आवर्स, अगर देखो मेंस्ट्रुअल लीव पेड है तो फिर फीमेल एम्प्लॉइज के जो एनुअल वर्क आवर्स हैं वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, कुड डिक्रीज अपॉर्चुनिटीज़, महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी, मेल एम्प्लॉइज के लिए अनफेयर है। नेक्स्ट, सबसे लास्ट में, प्रिविलेज सम वुमेन अनफेयरली। अब देखो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सी बात है। जैसे पीरियड्स के दौरान कुछ महिलाओं को ज़्यादा दर्द होता है, कुछ महिलाओं को नहीं होता, तो जिनको दर्द नहीं होता, जिनके लिए नॉर्मल है थोड़ा, तो उनको भी छुट्टी मिलना, समझ गए आप पॉइंट। तो ये सारे इश्यूज हैं लीव से संबंधित। हमने पक्ष में आर्गुमेंट्स डिस्कस किए, अगेंस्ट आर्गुमेंट डिस्कस किए। अब लास्ट में आप अपना कमेंट बताइए, आप अपनी ओपिनियन बताइए, क्या मेंस्ट्रुअल लीव का प्रोविजन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मायोपिया से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मायोपिया से तो सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स वाकिफ होते हैं, पढ़ते पढ़ते बहुत बार चश्मा लग जाता है। नज़दीक का तो सही दिखता है लेकिन दूर का ठीक नहीं दिख पाता। बट देखो सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स तो बहुत पढ़ते हैं तब उनको मायोपिया होता है, लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में मायोपिया की शिकायत काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, और मतलब कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे महामारी का नाम भी देने लगे हैं। यहां पर देखिए, WHO के अनुसार
2010 में 2 बिलियन लोग मायोपिया के शिकार थे, यानी टोटल जितनी पॉपुलेशन है उसका 25%। और 2030 आते आते 3.3 बिलियन लोग मायोपिया के शिकार हो जाएंगे, ऐसा अनुमान है। ईस्ट एशिया में और पैसिफिक कंट्रीज में यह समस्या सबसे ज्यादा है आज के समय में, और इंडिया में अभी तक यह ट्रेंड नहीं देखने को मिला है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर, अगर 80-90% स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को ईस्ट एशियन कंट्रीज में या फिर पैसिफिक कंट्रीज में मायोपिया देखने को मिलेगा, तो इंडिया में यह नंबर फिलहाल सिर्फ 5% के आसपास है। मायोपिया में होता क्या है, आंख में जो आई बॉल होता है ना, आई बॉल की जो लेंथ है ना, वो अलाइन नहीं कर पाती आंख की लाइट को रिफ्लेक्ट करने की जो पावर है ना, उससे दोनों चीजें आपस में अलाइन नहीं करती। इस वजह से धुंधला धुंधला दिखता है और आई साइट को ठीक करने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। लेकिन देखो, स्पेक्स का इस्तेमाल करना यह सिर्फ एक सिम्टम को एड्रेस करने वाली बात हो गई, हम रूट काज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। और रूट काज को हमें एड्रेस करना हो ना, सबसे बेस्ट है प्रिवेंटिव केयर। हम ध्यान रखें कि यह सिचुएशन पैदा ही ना हो, क्योंकि देखो अगर मायोपिया बढ़ता गया ना तो रेटिनल डिटैचमेंट का खतरा होता है, रेटिना डिटैच हो जाता है आंख के टिश्यू से, ग्लाउकोमा का खतरा हो जाता है। इसके साथ साथ मैकुलर डिजनरेशन, ये आंख के वेरियस डिजीज हैं। ये सिचुएशन भी पैदा हो सकती है अगर मायोपिया को शुरुआत में ही ना रोका गया। होता क्यों है मायोपिया? देखो आजकल ना अर्बनाइजेशन काफी बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन की वजह से बच्चे घर से बाहर कम निकलते हैं, मोबाइल फोन ज्यादा आ गए हैं, तो स्क्रीन पर बच्चे ना ज्यादा समय बिताने लगे हैं। समझ रहे हो? सनलाइट का एक्सपोजर उतना हो नहीं पाता और नियर वर्क ज्यादा परफॉर्म करते हैं घर के अंदर रह के, चाहे वो किताबें पढ़ना हो गया, मोबाइल से गेम खेलना हो गया, ये सारी चीजें। और कोविड-19 की वजह से तो सिचुएशन देखो और भी खराब हो गई। कोविड-19 की वजह से बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सके, जिसकी वजह से सारा टाइम घर में या तो मोबाइल पे बिताना, लैपटॉप पे बिताना, कंप्यूटर पे बिताना, किताब पढ़ना, ये सारे नियर वर्क हैं। सनलाइट का एक्सपोजर इतना हुआ नहीं, इस वजह से मायोपिया की जो शिकायतें हैं ना, बहुत ज्यादा सामने आने लगी। तो ईस्ट एशियन कंट्रीज में हालात काफी खराब हैं, इंडिया में कम हैं। बट राइटर कहते हैं इंडिया को अब सचेत होने की आवश्यकता है, एक्शन लेने का समय अभी है। देखो इंडिया में ज्यादा इसलिए भी नहीं है क्योंकि इंडिया की अभी भी 35% पॉपुलेशन जो है वो अर्बनाइज्ड है, बाकी 65% तो अभी भी रूरल एरियाज में रहती है ना। तो अनुमान ये है अगर इंडिया ने समय रहते एक्शन नहीं लिया तो 2050 आते आते इंडिया में भी 50% जो स्कूल गोइंग बच्चे होंगे वो मायोपिया का शिकार होंगे। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखो ऐसी स्क्रीन्स होनी चाहिए कंप्यूटर में या फिर टीवी में या फिर मोबाइल फोन में जिससे आंख पर ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, या फिर जो स्पेक्स हैं आसानी से अवेलेबल होनी चाहिए जिसकी सहायता से बच्चे गेम खेल सकें, मोबाइल पर काम कर सकें या फिर लैपटॉप देख सकें, पढ़ सकें। समझ रहे हो? बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जानबूझ के स्पेक्स लगाते हैं अपनी आईज की सुरक्षा के लिए, उनकी वैसे पावर नहीं होती है आंखों की। नेक्स्ट, हर साल स्कूल टीचर्स जो हैं बच्चों की आंखों की एनुअल स्क्रीनिंग करवाएं, और जिस बच्चे में भी थोड़ी सी भी मायोपिया की शिकायत आती है उसको रेफर किया जाए आई केयर प्रोफेशनल के पास में। नेक्स्ट, सोशल स्टिग्मा अभी पहले से तो काफी कम हुआ है, लेकिन अभी भी सोशल स्टिग्मा है। जो बच्चे स्पेक्स लगाते हैं ना उनको बोला जाता है, जैसे गांव में तो ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं, चश्मिश टाइप, बैटरी, पहले ज्यादा होता था आजकल कम होता है। तो ऐसा कोई ना स्टिग्मा नहीं अटैच होना चाहिए। स्पेक्स लगाने में किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, आंख का मामला है, आंख कीमती है। तो राइटर कुल मिलाकर यही बोलते हैं एक्शन लेने का समय देखो अभी है, सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि बाद में ना पछताना पड़े। इसके बाद अब हम सिलेबस का टॉपिक डिस्कस करते हैं रीजनलिज्म का। जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के अंदर टॉपिक आता है ये रीजनलिज्म का। सबसे पहले आप रीजनलिज्म की डेफिनेशन बताइए। रीजनलिज्म से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या डेफिनेशन लिखोगे? स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है रीजनलिज्म की। रीजनलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि फोकस करती है पर्टिकुलर रीजन या फिर ग्रुप ऑफ रीजन या फिर किसी भी तरह की सब नेशनल एंटिटी के इंटरेस्ट पर। सब नेशनल एंटिटीज जैसे देखो हमारे देश में जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वो सब नेशनल एंटिटीज हैं। पर्टिकुलर रीजन जैसे एग्जाम्पल के तौर पर विदर्भ का रीजन है, सौराष्ट्र का रीजन है। ग्रुप ऑफ रीजन्स जैसे कि साउथ इंडिया,
तो इस प्रकार से पर्टिकुलर रीजन, ग्रुप ऑफ रीजन्स या फिर दूसरी सब नेशनल एंटिटीज के इंटरेस्ट पर फोकस करना, ये है रीजनलिज्म। रीजनलिज्म में कोई भी पर्सन अपने रीजन के साथ एक स्ट्रोंग अटैचमेंट फील करता है। देखो, रीजनलिज्म अपने आप में गलत नहीं है। अगर देखो कोई मराठी होने में गर्व महसूस करता है, पंजाबी होने में गर्व महसूस करता है, कन्नड़ होने में गर्व महसूस करता है, तो बल्कि अच्छी बात है। खराब बात तब हो जाती है जब कोई पर्सन दूसरे राज्यों को डिसरिस्पेक्ट करना, दूसरे राज्य के जो लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करना यानी भेदभाव करना, और देश से ऊपर जाकर अपने रीजन के इंटरेस्ट पर फोकस करना। कंसेप्ट समझ गए ना? अपने रीजन के इंटरेस्ट पर फोकस करना गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं ना कि आप अपने देश के खिलाफ जाके अपने रीजन के इंटरेस्ट पर फोकस करो। जैसे कि देखो, ओवरऑल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस खराब हैं, लेकिन अगर कल को कोई ऐसा राज्य है जिसका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर जम्मू एंड कश्मीर, वो बोल दे कि भैया बाकियों का तो पता नहीं, हम तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे, हम तो बॉर्डर ओपन करेंगे क्योंकि इससे हमको फायदा होगा। अगर कोई राज्य ऐसा बोलता है तो इसका मतलब वो अपने राज्य पे फोकस करना चाहता है, इंडिया एज ए वोल के खिलाफ जाकर। ये सिर्फ एग्जाम्पल समझने के लिए है। महात्मा गांधी ने देखो एक बार कहा था, मैं प्राउड गुजराती हूं और प्राउड इंडियन हूं, और मैं इन दोनों आइडेंटिटीज के बीच में डिफरेंस नहीं देखता हूं। लेकिन अगर कोई ऐसा बोल दे मेरे लिए गुजरात पहले है, इंडिया बाद में है, तो फिर वो खराब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देखो आप रीजनलिज्म को पॉजिटिव सेंस में लेते हो तो इसका फायदा क्या होता है? आप देखो मराठी होने पे गर्व महसूस करते हो तो बढ़िया ही तो है ना। मराठी जो कल्चर है वो जीवित रहेगा, मराठी जो लैंग्वेज है वो भी फलेगी फूलेगी। तो अगर कोई रीजनलिज्म को पॉजिटिव सेंस में लेता है तो वो अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने लिटरेचर को संभाल के रखता है। तो इसका फायदा ये होगा इंडिया का ही एक कल्चर अच्छे से फलेगा फूलेगा ना। लेकिन अगर देखो कोई रीजनलिज्म को नेगेटिव सेंस में लेता है तो वो अपने रीजन को ज़्यादा तवज्जो देता है एज कंपेरिजन टू दूसरे रीजन्स और एज कंपेरिजन टू इंडिया एज ए कंट्री। तो इससे हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को फिर खतरा हो जाता है, क्योंकि ऐसा होता है तो कल को वो पर्सन अलग से देश की मांग भी कर सकता है, इंडिया से अलग होने की मांग भी कर सकता है। तो ये है रीजनलिज्म इन नेगेटिव सेंस। चूंकि देखो यूपीएससी अलग से स्पेशल क्वेश्चन भी पूछ सकती है इस इशू पर कि आप रीजनलिज्म का पॉजिटिव इंपैक्ट बताइए, तो थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। रीजनलिज्म का पॉजिटिव इंपैक्ट आप बताइए, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपके दिमाग में एक बात ये पक्का आई होगी कि देखो कोई अपने रीजन पे फोकस करता है तो इससे उस रीजन की डेवलपमेंट भी तो हो जाती है ना। मतलब आप महाराष्ट्र पे फोकस करोगे, तमिलनाडु पर फोकस करोगे, हाँ, दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव किए बिना, तो फिर इससे आप अपने रीजन की डेवलपमेंट इंश्योर कर पाओगे, तो फिर फायदा ही तो होगा, वो रीजन डेवलप हो जाएगा। कल्चर को सहेज करने की बात हमने डिस्कस ही कर ली। और रीजनलिज्म देखो किसी भी पर्सन को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कोई तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ लैंग्वेज बोलता है, तो इससे उसको एक आइडेंटिटी मिलती है। वर्ल्ड में वो कहीं पर भी जाता है, हम सब इंडियन तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और आइडेंटिटी हमें जोड़ती है बाकी लोगों के साथ, वो रीजनल आइडेंटिटी है। इसके साथ साथ देखो रीजनलिज्म इंटर ग्रुप सॉलिडेरिटी भी इंक्रीज करता है स्पेसिफिक रीजन में। जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो एक साथ आते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बीच कोऑपरेशन इंक्रीज होता है। तो उसी प्रकार से काफ़ी बार साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो भी साउथ इंडिया के रीजन के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए एक साथ आते हैं। तो ये क्या है, इससे स्पेसिफिक रीजन में इंटर ग्रुप सॉलिडेरिटी जो है वो इंक्रीज होती है। इसके बाद अब हम रीजनलिज्म का नेगेटिव इंपैक्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो इंपैक्ट देखो यही है जो हमने डिस्कस किया, ये यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हैं। जैसे देखो कई सारे राज्य ऐसे हैं जो बोलते हैं हम 80% रिजर्वेशन देंगे सिर्फ अपने राज्य के स्टूडेंट्स को, अपने राज्य के कैंडिडेट्स को जॉब्स में, तो ये गलत है, ये देश की यूनिटी के अगेंस्ट है। रीजनलिज्म का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिक्स में वोट हासिल करने के लिए, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जब देखो कोई राज्य जॉब्स में सिर्फ अपने राज्य के लोगों को प्रायोरिटी देगा तो फिर हो सकता है बेस्ट टैलेंट को काम करने का मौका ना मिले
कंपनीज में, फर्म्स में, तो वो कंपनी फिर वहाँ बिजनेस नहीं करना चाहेगी। उसे लगेगा कि देखो मुझे तो इसी राज्य के लोगों को चुनना पड़ेगा कंपनी में काम करवाने के लिए, और टैलेंट यहाँ पर है नहीं, इसलिए इस कंपनी में उद्योग लगाना सही नहीं है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं रीजनलिज्म के नेगेटिव इंपैक्ट के कारण। जैसे आप देखिए, अभी तो नहीं, पहले महाराष्ट्र में नॉर्थ इंडियंस के अगेंस्ट काफ़ी वायलेंस देखने को मिला था, जो सन ऑफ द सॉइल थ्योरी है, आपने पढ़ी होगी। इसी के तहत तो कोई भी राज्य सिर्फ अपने राज्य के लोगों को जॉब देना चाहता है, उसे लगता है कि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे यूटिलाइज करें यहीं के लोग। तो इस वजह से महाराष्ट्र में नॉर्थ इंडियंस के अगेंस्ट काफ़ी वायलेंस देखने को मिला था। वैसे तो देखो, कश्मीर में अभी जो नॉन लोकल्स की हत्याएं की जा रही हैं वो भी एक प्रकार से रीजनलिज्म का नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन इसमें कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स, के इसमें धर्म भी इन्वॉल्व है। मतलब जो हत्याएं की जा रही हैं वो माइनॉरिटीज़ की जा रही हैं। और यहीं से निकल के आता है अगला पॉइंट, एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स हैं ना उनको फ़ायदा पहुंचता है इससे। जैसे पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में और देश के बाकी हिस्सों में कश्मीर के लोगों के अगेंस्ट एनिमोसिटी फैलाना चाहता है। उसी उद्देश्य के साथ तो पाकिस्तान बेस्ड एलिमेंट्स के द्वारा कश्मीर में नॉन लोकल्स की हत्याएं करवाई जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कश्मीर में जो नॉन लोकल्स हैं वो ना रहें, ताकि भारत के बाकी हिस्सों में भी कश्मीर के लोगों के अगेंस्ट एक नफरत पैदा हो जाए और कश्मीर को साइकोलॉजिकली इंडिया से अलग किया जा सके। तो ये पाकिस्तान की चाल है, यही ये पॉइंट है। इससे एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचता है, वो पीस एंड हार्मनी जो है वो डिसरप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम जाने रीजनलिज्म के कुछ और एग्जाम्पल्स। जैसे देखो, कर्नाटक में सेपरेट फ्लैग का इशू, सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन, लोकल रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक में, गोवा में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में, इंटरस्टेट रिवर वाटर कन्फ्लिक्ट्स एंड नॉन कोऑपरेशन। ये आप सारे पढ़ सकते हैं स्लाइड को पोज करके, मतलब जो वीडियो को पोज करके एक बार आप सारे इन एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा, आंसर्स में देने के काम आएंगे ये एग्जाम्पल्स। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें इंडिया में रीजनलिज्म के पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, देखो अनेकों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जैसे देखो हमेशा से इंडिया जो है वो वेरियस रीजन्स में डिवाइडेड रहा है, चाहे वो एंशिएंट इंडिया हो, मेडिवल इंडिया हो या फिर मॉडर्न इंडिया हो। 1947 के बाद ही तो हम एकजुट हुए हैं ना, उससे पहले तो इंडिया अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड रहा है, अलग अलग रीजन्स को अलग अलग ढंग से रूल किया जाता रहा है। इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर लीजिए, कुछ जो रीजन्स हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं एज कंपेरिजन टू अदर रीजन्स, तो जो रीजन कम डेवलप्ड हैं या फिर जो ज़्यादा डेवलप्ड हैं वो अपने आप को अलग महसूस करते हैं। कल्चरल फैक्टर्स देख लीजिए, कल्चर जो है हमारे देश के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग हैं, रिचुअल्स फेस्टिवल्स अलग अलग हैं, मतलब डाइवर्सिटी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। एथनिक फैक्टर्स मान लीजिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, जो जहाँ जहाँ पर वो ट्राइब रहती हैं उसी रीजन पर फोकस किया जाता है उस ट्राइब के कुछ लोगों के द्वारा। नेक्स्ट है स्कैरिटी ऑफ रिसोर्सेज की कमी है हमारे देश में, तो कई बार ऐसा होता है एक रीजन के कुछ लोग जो हैं अपने रीजन के रिसोर्सेज को दूसरे रीजन के रिसोर्सेज के साथ शेयर नहीं करना चाहते। पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स मान लीजिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज रीजन के नाम पर वोट मांगती हैं, रीजन के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश करती हैं, इस वजह से लोगों के जहन में जो रीजनलिज्म है वो जाता नहीं है। और भी पॉइंट्स आप दे सकते हो यहाँ पे, जैसे लैंग्वेज का पॉइंट भी दे सकते हो, इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो पर्टिकुलर लैंग्वेज जिस रीजन में बोली जाती है वो रीजन, उस रीजन के जो लोग हैं वो लगाव महसूस करते हैं उस रीजन के साथ में। तो ये तो हमने बात की रीजनलिज्म आज भी इंडिया में क्यों एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है नेशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट करने के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे आर्टिकल 263 के तहत इंटरस्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश की गई है, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड इस्टेब्लिश किया गया है ताकि समान डेवलपमेंट आए, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ये भी ट्राइबल एरियाज में डेवलपमेंट लाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, ताकि अलग अलग ज्योग्राफिक जो रीजन्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके। लैंग्वेज के आधार पर
कई राज्यों का निर्माण हुआ था इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1971 में। कई सारे नए स्टेट्स का निर्माण हुआ, जैसे तेलंगाना। बैकवर्ड स्टेट्स को प्लान असिस्टेंस दी गई है। बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट की है कई सारे बैकवर्ड एरियाज़ में। जीएसटी काउंसिल इस्टाब्लिश की है फिजिकल फेडरलिज्म इंश्योर करने के लिए। हालांकि स्टेट्स का आरोप रहता है कि जीएसटी काउंसिल आजकल ठीक से काम नहीं करती है। तो ये सारे काम सरकार ने किए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ऑफ असम गवर्नमेंट, ये आउटसाइडर्स को बाहर निकालने के लिए है और जो लोकल लोग हैं उनकी आइडेंटिटी को ताकि सहेज के रखा जा सके। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, पार्लियामेंट में रीजनल पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद ये देखो कुछ संविधान में प्रोविजंस हैं रीजनलिज्म को ध्यान में रखते हुए। जैसे आर्टिकल 19 है, कोई भी पर्सन कहीं भी जाके बस सकता है, किसी भी रीजन में जाके अपना बिजनेस कर सकता है। थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस हैं। अगर उसको लगता है कि मेरे रीजन का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है तो वो फ्रीली अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा साउथ इंडिया के जो सीएम हैं वो बोलते हैं कि साउथ इंडिया के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भेदभाव कर रही है। तो ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। संविधान का 5th एंड 6th शेड्यूल जो है वो ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करता है। डीपीएसपी का आर्टिकल 38 ये बोलता है कि सरकार जो है इनकम स्टेटस में इनइक्वालिटी को एड्रेस करेगी और सभी इंडिविजुअल्स एंड रीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। शेड्यूल 7 जो है वो पावर्स डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट के बीच में। आर्टिकल 79-80 ये राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के प्रोविजन से डील करता है। आर्टिकल 368 ये कहता है अगर संविधान को इस प्रकार से चेंज करना है कि संविधान का जो फेडरल कैरेक्टर है उस पर असर पड़े, यानी संविधान की कुछ अमेंडमेंट्स तभी की जा सकती हैं अगर आधी स्टेट असेंबलीज की कंसेंट हो। इसके बाद लास्ट में हम वे फॉरवर्ड डिस्कस करते हैं क्या किया जा सकता है देश में यूनिटी को प्रमोट करने के लिए और रीजनलिज्म नेगेटिव सेंस में सामने ना आए ये इंश्योर करने के लिए। पॉजिटिव सेंस में तो बेशक आए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए देखो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे देश का जो संविधान है उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करवाया जाए और ये सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करवाएगी। दूसरा, एजुकेशन में सिलेबस इस प्रकार का होना चाहिए कि देश की जो यूनिटी है वो और ज़्यादा मजबूत हो। तीसरा, सरकार ने स्कीम्स तो काफ़ी लॉन्च की हैं, वो रीजन्स जो पिछड़े हुए हैं वहाँ पे भी डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखो इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। इसी वजह से आज भी देश में सभी रीजन्स में एक समान डेवलपमेंट तो नहीं है, कभी भी नहीं आएगी एक समान डेवलपमेंट तो। लेकिन ये सुनिश्चित करना जरूरी है ऐसा ना हो कि कोई रीजन बिल्कुल ही बैकवर्ड रह जाए। आज भी कुछ राज्यों में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट देखो बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं हमारे देश में जो अच्छे से इंटीग्रेटेड नहीं है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल आप ले लीजिए। नॉर्थ ईस्ट और बाकी रीजन्स के बीच में ना कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी अच्छी होगी ना देश के विभिन्न इलाकों के बीच, उतना ही ज़्यादा देश जो है वो एकजुट होगा, मजबूत होगा और ज़्यादा यूनाइटेड होगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई गाइडलाइंस दी जा सकती हैं कि रीजनल पार्टीज जो हैं वो रीजन के नाम पर वोट नहीं मांगेंगी या फिर ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे वो रीजन जो है अलग थलग पड़े एज कंपेरिजन टू दूसरे रीजन्स या फिर एज कंपेरिजन टू इंडिया के। तो ये ऐसी कुछ गाइडलाइंस दी जा सकती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा ताकि इलेक्शंस में रीजन का गलत इस्तेमाल ना हो। तो ये हमने रीजनलिज्म का टॉपिक ब्रीफ में डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखो 2 क्वेश्चंस आपको मेंस के अटेम्प्ट करने हैं, एक तो रीजनलिज्म से संबंधित, दूसरा मेंस्ट्रुअल हेल्थ से संबंधित। प्री का क्वेश्चन एक आपको अटेम्प्ट करना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है रीजनलिज्म से संबंधित। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है राइजिंग रीजनलिज्म का, तो आपको बताना है 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। नेगेटिव इंपैक्ट आपको बताना है, ना कि पॉजिटिव इंपैक्ट। ध्यान से पढ़िए और मन में सोचिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर सही है सी, यानी कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।